नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल बोस में। दोस्तों, आज हमारी चर्चा होने वाली है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए एक टॉपिक के बारे में। हमारे डिस्कशन का एजेंडा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए आइडेंटिफिकेशन। ये डिस्कशन हो क्यों रही है? क्योंकि रिसेंटली हम सभी लोगों ने एक बहुत ही दुखद न्यूज सुनी। जून 12 को AI-171 एयर इंडिया की एक फ्लाइट ने अहमदाबाद से टेक ऑफ किया। टेक ऑफ करने के कुछ ही सेकेंड्स बाद इट क्रैश्ड। The flight was carrying 242 passengers, जिसमें से 241 lost life. Sadly, shortly after taking off, the plane crashed into a medical college hostel, जहां पे medical students were having lunch, and many medical students also lost their life. According to official numbers, 270 lives have been lost. पिछले कुछ दिनों से हम लोग कंटिन्यूसली इन खबरों को फॉलो कर रहे हैं। मेरी संवेदनाएं हैं उन सभी फैमिलीज के साथ who are going through very tough times. लेकिन वी आर लुकिंग एट दीज न्यूज रिपोर्ट्स। अहमदाबाद फ्लाइट क्रैश, डीएनए एनालिसिस के बाद 223 विक्टिम्स हैव बीन मैच्ड। 200 से भी ज्यादा बॉडीज हैंडल कर दी गई फैमिलीज को। आई गॉट अ फ्यू क्वेश्चंस कनेक्टेड टू दिस। कुछ लोगों ने सवाल पूछा कि सर, ये जो क्रैश हुआ, क्रैश के बाद आइडेंटिफिकेशन करनी है विक्टिम्स की, तो ये इतना देर क्यों हो रहा है? वाई डीएनए मैचिंग इज टेकिंग सो मच टाइम? सो आई थॉट लेट्स हैव अ डिस्कशन अबाउट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए आइडेंटिफिकेशन एंड विल अंडरस्टैंड व्हाई इट इज टेकिंग टाइम। तो पहले हाफ में हम लोग समझेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रक्रिया को, डीएनए प्रोफाइलिंग को भी समझेंगे, और सेकेंड हाफ में मैं इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा आप सभी से। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग में अंतर क्या है। कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं सर, इन दोनों टर्म्स में कुछ डिफरेंस है क्या? मैं कहूंगा देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ डिफरेंस। यू कैन यूज द टर्म्स इंटरचेंजेबली ऑल्सो मेनी टाइम्स। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी हम लोग डीएनए एनालिसिस करते हैं टू आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल्स। डीएनए प्रोफाइलिंग इज अ मच रीसेंट टर्म। मैं कहूंगा दोनों में अगर आपको अंतर जानना है तो मोटा मोटी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ ओल्डर टर्म विच यूजेस ओल्डर टेक्निक्स फॉर जनरल एनालिसिस। डीएनए प्रोफाइलिंग इज यूज्ड इन मॉडर्न सेंस, मेनली फॉरेंसिक स्टडीज के लिए जब हम लोग डीएनए एनालिसिस करते हैं उसको हम लोग डीएनए प्रोफाइलिंग का नाम देते हैं। तो यू कैन यूज द टर्म्स इंटरचेंजेबली, बट थोड़ा सा टेक्निकल अगर आपको डिफरेंस चाहिए तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में वी फोकस मेनली ऑन वेरिएबल नंबर टैंडेम रिपीट्स, लेकिन डीएनए प्रोफाइलिंग में हम लोग थोड़ा सा और एक्यूरेट एनालिसिस के लिए जाते हैं, जहां पे वी फोकस मोर एंड मोर ऑन शॉर्ट टैंडेम रिपीट्स विच आर नोन एज माइक्रो सैटेलाइट्स। थोड़ी देर में मैं आपको माइक्रो सैटेलाइट्स, मिनी सैटेलाइट्स क्या होते हैं उनके बारे में भी समझाऊंगा। तो चलिए समझते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। ऑल्दो आई टोल्ड यू यू कैन यूज द टर्म्स इंटरचेंजेबली, बट आई विल बी डिस्कसिंग मोर एंड मोर अबाउट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ओनली। I'll also tell about the newer techniques which have emerged. DNA fingerprinting क्या है? DNA fingerprinting is a technique to identify individuals based on their DNA sequence pattern. अब हम लोग जब भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करते हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग की बात करते हैं, इन टर्म्स को हम लोग ह्यूमंस के साथ जोड़ते हैं। जब भी एनिमल्स हो या फिर दूसरे स्पीशीज की बात हो तो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट अनदर टर्म कॉल्ड एज डीएनए बारकोडिंग। डीएनए बारकोडिंग में हम लोग डीएनए बेस्ड एनालिसिस करके स्पेसिफिक क्रोमोसोम या फिर स्पेसिफिक ट्रेट के बारे में एक बारकोड बनाते हैं। जैसे यू डू अंडरस्टैंड, ह्यूमंस में अलग क्रोमोसोम्स होते हैं, एनिमल्स में कुछ स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स मिलेंगे, प्लांट्स के अंदर देयर वुड बी क्लोरोफिल, क्लोरोफिल से जुड़ा हुआ जीन होगा, उससे जुड़े हुए आपको जीन्स मिलेंगे, तो उनकी एनालिसिस करके हम लोग डीएनए बारकोड बनाते हैं फॉर स्पीशीज एनालिसिस। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड प्रोफाइलिंग इज जनरली यूज्ड फॉर ह्यूमंस, राइट। अब डीएनए फिंगरप्रिंट के पीछे प्रिंसिपल क्या है? अब सबसे पहले आपको एक आइडिया होनी चाहिए कि जब भी हम लोग हमारे डीएनए एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, कोई भी इंडिविजुअल पूरे विश्व में, वी ऑल आर ह्यूमंस, वी आर ऑल होमो सेपियंस, सारे ह्यूमंस का 99.99% जो डीएनए है वो सेम ही होगा, क्योंकि वी ऑल बिलोंग टू अ सेम स्पीशीज, वी आर ऑल होमो सेपियंस, राइट। कुछ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, ह्यूमंस के जो जीन्स है वो सेम रहेंगे, एक ही नाक है, दो आंखें हैं, दो कान हैं, अपोजिबल थम्स है, ये सारे जो जीन्स है वो सेम ही रहेंगे। तो वेरिएशन है, फिर वैरायटी कहाँ मिलेगी? 0.01% जो हमारा डीएनए है वो डिफरेंट होता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, एंड इट इज यूनिक। सर, क्या हमें दो लोगों का डीएनए एब्सोल्युटली सेम भी मिल सकता है? आइडेंटिकल ट्विंस अगर हो तो वहां पे आपको सेम भी मिल सकता है, बट देयर इज अ वेरिएशन ऑफ 0.01 इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो हम लोग उस 0.01% जो डीएनए है, डीएनए या फिर डीएनए की जो
जो कोड्स है, जो नाइट्रोजन बेसिस है, उन्हें हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। सर उसे हम लोग कैसे करते हैं? बाय ट्राइंग टू फाइंड आउट दी शॉर्ट टैंडम रिपीट्स एंड वेरिएबल टैंडम रिपीट्स। जब आप डीएनए का स्ट्रक्चर देखोगे, हमारे डीएनए के स्ट्रक्चर में आपको 4 नाइट्रोजन बेसिस मिलेंगे। ईच नाइट्रोजन बेस हैज कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्डिंग थ्रू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जैसे एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विथ थाइमिन, ग्वानिन ऑलवेज पेयर्स विथ साइटोसिन। तो इस तरह के जो हमारे नाइट्रोजन बेस पेयर्स होते हैं, हम लोग उन्हें एनालाइज करना चाहते हैं ताकि जो यूनिकनेस है एक इंडिविजुअल में उसको फाइंड आउट करें। अब उसके लिए हर एक व्यक्ति में वी फोकस ऑन फाइंडिंग मिनी सैटेलाइट्स एंड माइक्रो सैटेलाइट्स। ये मिनी सैटेलाइट्स क्या होते हैं? मिनी सैटेलाइट्स आर आल्सो कॉल्ड वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स, जहां पे 10 से लेकर 100 बेस पेयर्स का रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है हमारे डीएनए। एवरी इंडिविजुअल हैज वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स 10 to 100 base pairs which repeat in their genome. Similarly, microsatellites are short tandem repeats. Short tandem repeats are 2 to 10 base pairs जो repeat होते रहते हैं in DNA sequences in individual. So these are like your unique nitrogen base pair code. मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट हमारे कुछ जो रिपीट होते रहते हैं हमारे जीनोम में, हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन में, हम लोग उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। अब सवाल उठता है, सर इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? लेट मी टेल यू द प्रोसेस फर्स्ट। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो प्रोसेस है उसके अंदर अलग अलग स्टेप्स होते हैं। आई ट्राई टू एक्सप्लेन देम थ्रू अ वेरी नॉन टेक्निकल वे, ऑल्दो इसके अंदर बहुत सारी लैब बेस्ड एनालिसिस इन्वॉल्व होगी। बट लेट मी टेल यू, फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज सैंपल लेना है। सैंपल क्या हो सकता है? ब्लड हो सकता है, स्किन हो सकता है, हेयर हो सकता है, सेमेन हो सकता है। अब इस पर्टिकुलर केस में देरी क्यों हो रही है? एक चीज़ तो आप ऑलरेडी जानते होंगे कि जब फ्लाइट ने क्रैश किया तो उसके अंदर 1,00,000 लीटर से भी ज़्यादा फ्यूल था। तो इस तरह का एक्सप्लोजन हुआ, इस तरह की बर्निंग हुई, तो बॉडीज कंप्लीटली चार्ड है, म्यूटिलेटेड बॉडीज मिली हुई है। तो सैंपल कलेक्शन हैज़ बिकम अ लिटिल लॉन्गर प्रोसेस। तो सैंपल जब आप लोगे, सैंपल से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करोगे। डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के अलग अलग तरीके आ चुके हैं। ये सारी चीज़ें लैब में होंगी, केमिकल प्रोसेस से होती है। डीएनए एक्सट्रैक्शन के लिए हम लोग एंजाइम्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि लाइसोजाइम प्रोटीनेस, या फिर आजकल दूसरी भी टेक्निक्स आ चुकी हैं, जैसे कि मैग्नेटिक बीड एक्सट्रैक्शन आ चुका है। देयर आर अदर टेक्निक्स ऑल्सो, यू कैन यूज प्रोपेनॉल बेस्ड टेक्निक्स ऑल्सो, यू एक्सट्रैक्ट द डीएनए। एक बार जब आप डीएनए को एक्सट्रैक्ट करोगे तो उस डीएनए के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनाने। अब सवाल उठता है, सर छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स क्यों बनाने? क्योंकि मुझे पर्टिकुलर इंडिविजुअल के छोटे छोटे जो टैंडम रिपीट्स है उनके ऊपर मुझे फोकस करना है। तो स्मॉल फ्रैगमेंट्स मुझे बनाने हैं। जब मैं स्मॉल फ्रैगमेंट्स कर दूंगा तो उसको मैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से मूव करता हूं। जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से मूव करेंगे, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड। सर डीएनए नेगेटिवली चार्ज क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप है, PO3 2- है, तो इसीलिए इट इज नेगेटिवली चार्ज। तो जितना लंबा डीएनए का सीक्वेंस है वो ज्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव होगा। एंड अल्टीमेटली वी डू ब्लॉटिंग ऑन नायलॉन पेपर एंड अनजिपिंग। उसके बाद हम लोग एक्सरे एनालिसिस करते हैं। आई एम क्वाइट श्योर अभी फिलहाल आप सोच रहे हैं सर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो लेट मी एक्सप्लेन यू स्टेप बाय स्टेप। दिस इज एन ओल्डर प्रोसेस, जहां पे जैसे मैंने आपको बताया, पहले सैंपल लिया, सैंपल से हम लोगों ने एक्सट्रैक्शन कर लिया। अब एक्सट्रैक्शन कैसे करोगे? एक्सट्रैक्शन वी डू इट थ्रू एक्सट्रैक्शन एंजाइम्स, या फिर आजकल मैग्नेटिक बीड मेथड भी आ चुका है। जैसे ही एक्सट्रैक्शन कर लिया, उसके बाद हम लोग डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। डीएनए के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स कैसे करने? सर ये सारी चीज़ें कैसे होती है? सारे केमिकल प्रोसेस है सिंपल। आप अपने जो भी कंटेनर रहेगा उसके अंदर केमिकल सॉल्यूशंस ऐड करोगे, एंजाइम्स ऐड करोगे, रिएक्शन होता रहता है जिससे डीएनए कट हो जाएगा। तो छोटे छोटे जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स है हम उसे एगारोस जेल में डालेंगे, और एगारोस जेल में डालकर वी सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोफोरेसिस। द एंटायर इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन इज वेरी शॉर्ट, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। इलेक्ट्रोफोरेसिस में होगा क्या? वी सब्जेक्ट इट टू द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि हम लोग वोल्टेज, उसके अक्रॉस वोल्टेज लगाएंगे, जहां पे डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज, जितना ज्यादा नेगेटिवली चार्ज है वो ज्यादा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव होगा। इसका मतलब क्या है? आपके डीएनए के फ्रैगमेंट्स कुछ इस तरह से अलाइन हो जाएंगे। यहां पे समझ लीजिए ज्यादा नेगेटिवली चार्ज है, यहां पे कम नेगेटिवली चार्ज है, तो कुछ इस तरह के सीक्वेंस में सेट हो जाएंगे। जब वो सीक्वेंस में सेट हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक इस्तेमाल करके ये पूरा डीएनए का सैंपल एक नायलॉन पेपर पर डालेंगे। अब इस नायलॉन पेपर पे आई हैव डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को मुझे अनजिप करना है। सर अनजिप क्यों करना है? क्योंकि
मुझे आइडेंटिफाई करना है। अभी तक मैंने आइडेंटिफायर तो ऐड ही नहीं किया, मुझे आइडेंटिफाई करना है ना। तो यहाँ पे इसको अनजिप करने के टेक्निक्स होते हैं। हम लोग केमिकल मेथड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जैसे हम लोग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में सिंपल हीटिंग करते हैं जिसको डीनेचुरेशन कहते हैं, उससे भी ब्रेक हो सकता है। आजकल वी डू यूज एक्सटेंसिवली द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जहां पे ये जब ब्रेक होगा उसके बाद वी यूज रेडियो एक्टिव प्रोब। अब रेडियो एक्टिव कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस जाएंगे और इस डीएनए से अटैच हो जाएंगे। अब जब मैं इस चीज को एक्सरे एनालिसिस करूंगा तो वहां पे आई कैन नो व्हाट इज द डीएनए सीक्वेंस हियर। ध्यान रखना है। सो ये जो हमारी टेक्निक है ये हमारी अर्लियर ओल्डर पॉलीमॉर्फिज्म टेक्निक से, आजकल इससे भी तेजी वाले टेक्निक्स आ चुके हैं जहां पे आई यूज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और रियल टाइम पीसीआर, रियल टर्म पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी इस्तेमाल करता हूं, जहां पे आई कैन स्किप सर्टन स्टेप्स वेयर थ्रू द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इटसेल्फ आई कैन use this radioactive probe or I can put this radioactive nitrogen bases into the DNA sequence already, जिससे कि अल्टीमेटली मेरा जो DNA फिंगरप्रिंट आएगा इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। ऑलराइट, दिस इज द एंटायर प्रोसेस। आई नो दैट आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू बाय कीपिंग टेक्निकलिटी टू अ मिनिमम। यूपीएससी सिविल सर्विसेज पर्सपेक्टिव में आपको ये प्रोसेस जानना जरूरी हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इसके फायदे क्या होंगे। फायदे तो हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो अभी फिलहाल इंसिडेंट हुआ है उस इंसिडेंट में डीएनए एक्सट्रैक्शन के लिए डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस एंड नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी गांधीनगर दे आर इन्वॉल्व। ये लोग सर सैंपल्स कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा सर आपने बोला यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन हुआ, ब्लड मिलेगा क्या, टिश्यू मिलेगा क्या। तो यहाँ पे दे आर कलेक्टिंग टूथ, यानी कि दांतों के सैंपल, हड्डियों के सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। दांतों के सैंपल, हड्डियों के सैंपल क्रश करते हैं। क्रश करने के बाद उनके जो पाउडर्स होंगे उसको मैग्नेटिक बीड बेस्ड एक्सट्रैक्शन टेक्निक यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। सैंपल प्रिपेयर करने के बाद, सैंपल प्यूरिफाई करने के बाद इट गोज टू एनालिसिस सेंटर। मेन एनालिसिस सेंटर जो हमारा है वो है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक, हैदराबाद में है। जीबीआरसी भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। लोकल जो गुजरात स्टेट के लैब से वो भी इन्वॉल्व है। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर भी यहाँ पे इन्वॉल्व है फॉर डीएनए एनालिसिस। अब सवाल ये उठता है कि सर डीएनए एनालिसिस के फायदे क्या हैं। देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ डीएनए एनालिसिस। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम लोग किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्राइम इन्वेस्टिगेशन में, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, पैटर्निटी टेस्ट में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, मिसिंग पर्सन का केस है अगर तो वहां पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन एज इन दिस पर्टिकुलर केस करंटली डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में, जेनेटिक रिसर्च में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी चीजों में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या फिर डीएनए प्रोफाइलिंग इस्तेमाल हो रहा है। ऑलराइट, अब सेकेंड हाफ की डिस्कशन में चलते हैं और उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं जहां पे why there is so much delay. Let's try to understand why so much delay. जैसे देखिए किसी भी मास डिजास्टर में बॉडीज के साथ होता क्या है, दे मे बी पार्टली म्यूटिलेटेड, बर्न्ट। अब इस पर्टिकुलर केस में जैसे मैंने आपको बताया जब क्रैश हुआ तो बहुत सारा फ्यूल था एयरक्राफ्ट में, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, तो बॉडीज हैव बीन चार्ज, म्यूटिलेटेड बॉडीज मिली, अलग अलग टुकड़े मिले, पार्ट्स मिले। तो अगर एक्सपर्ट्स की यहाँ पे सुने तो बताते हैं कि डीएनए टेस्टिंग हमें एवरी फ्रैगमेंट की तो करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है कि जो भी फ्रैगमेंट्स मिले हैं उन्हें रीग्रुप करना है, रीग्रुप करके उनको एक नंबर दिया जाता है। तो अभी फिलहाल 270, ऑल्दो 270 नहीं, 8 बॉडीज हैव बीन आइडेंटिफाइड डायरेक्टली जिसको डीएनए एनालिसिस की जरूरत नहीं पड़ी है, बाकी के ऊपर एनालिसिस चल रही है। तो उन्हें ग्रुप किया जाता है और उनमें से डीएनए के सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे और हर एक सैंपल की एनालिसिस की जाएगी। ध्यान रखना है ये तो विक्टिम का सैंपल हो गया, लेकिन अब इसको चेक करना है क्योंकि हमें चेक करने के लिए एक और सैंपल की भी जरूरत पड़ेगी कि ये विक्टिम का डीएनए फिंगरप्रिंट है, इसको मैच भी करना है किसी और की चीज के साथ। तो मुझे दूसरा सैंपल भी चाहिए, वो शायद विक्टिम का हो सकता है, अगर उनका समझ लीजिए पहले का समझ लो कोई ब्लड सैंपल है, कोई सैंपल है अगर है तो वो ले सकते हैं, या फिर रिलेटिव का सैंपल लेकर भी हम लोग मैच कर सकते हैं। इसमें एक और दिक्कत भी हो रही है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा देरी हो रही है, क्योंकि एयर इंडिया प्लेन क्रैश में देखा गया कि यहाँ पे बच्चे थे, देयर वर मोर देन 10 माइनर्स इन दिस, और माइनर्स के मोलार्स आर नॉट डेवलप्ड, जिसकी वजह से सैंपल कलेक्शन में काफी दिक्कत हो रही है, ये हाईलाइट किया गया है। दैट इज व्हाई देयर हैज बीन क्वाइट अ डिले इन दिस प्रोसेस। अगले 48 घंटों में कंप्लीट हो जाना चाहिए।
बट आपको नोट करना है कि डीएनए प्रोफाइलिंग जब हम लोग लैब को भेजते हैं तो अगर ब्लड का सैंपल मिला तो ठीक है, कई बार इस तरह के इंसिडेंट्स में होता क्या है, ब्लड सैंपल्स मिक्स हो जाते हैं तो वो एक प्रॉब्लम हो जाती है, टिश्यू सैंपल नहीं मिल पाते हैं, तो करंटली इट इज टेकिंग टू मच टाइम फॉर डीएनए सैंपल एक्सट्रैक्शन। अब इस सैंपल का जब हम लोग टेस्ट करेंगे और जो दूसरा सैंपल रहेगा खुद डोनर का हो सकता है या फिर विक्टिम का हो सकता है या फिर उनके रिलेटिव्स का हो सकता है, इन दोनों की एनालिसिस करेंगे। और इन दोनों की जब एनालिसिस करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि उनका आपको डीएनए फिंगरप्रिंट मिलेगा ऑफ सैंपल फ्रॉम द फ्लाइट विच इज कंपेयर्ड विथ दी अनदर सैंपल। सारी चीज़ें ये कंप्यूटर में होती है और फॉरेंसिक एनालिसिस में देखा जाता है कि इस तरह के जो मार्कर्स होंगे, कम से कम 40 मार्कर्स अगर मैच होंगे, दैट मीन्स इट इज ऑफ द रिलेटिव, और इसको हम लोग रिलेटिव के साथ जोड़ सकते हैं। डीएनए एनालिसिस में कम से कम 50 मार्कर्स जब जुड़ जाएंगे तो 99.99 सर्टेनिटी के साथ बताया जा सकता है कि इट इज ऑफ द विक्टिम ओनली और इट इज ऑफ दैट पर्सन ओनली। लेकिन कई बार होता है कि 40 मार्कर्स अगर मैच हुए तो इट माइट बी कनेक्टेड विद रिलेटिव्स, जहां पैटर्निटी टेस्टिंग में वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं 40 मार्कर्स के आसपास। एब्सोल्यूट आइडेंटिफिकेशन के लिए 50 मार्कर्स या फिर 50 मार्कर्स से ज़्यादा हम लोग मैच ढूंढते हैं इन डीएनए प्रोफाइल। ऑलराइट, अब इसके अलावा कुछ इस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया, दीज आर द डीएनए मार्कर्स, सो वी हैव टू आइडेंटिफाई कितने मैच होने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया 40 से 50 के बीच मार्क होने चाहिए। 40 अगर मैच हुए तो रिलेटिव का है कह सकते हैं, 50 मैच हुआ तो एब्सोल्यूट मैच हम लोग मानते हैं। अब एक और सवाल उठता है यहाँ पे, सर क्या इंडिया में देर हो रही है? एक्चुअली हम लोग कह सकते हैं इट इज़ हैपनिंग एट अ रिकॉर्ड टाइम। दिस इज समथिंग न्यू। एक बहुत ही बुरा हादसा हुआ है, तो इस तरह की, ऑल्दो पहले भी हम लोगों ने देखा है कि डीएनए आइडेंटिफिकेशन हुई है, बट इस एक्सटेंट पे लाइफ लॉस नहीं होती, इस एक्सटेंट पे विक्टिम्स नहीं थे। जैसे अगर हम लोग क्लाउड बर्स्ट की बात करें, पहले उत्तराखंड में, पिछले साल केरला में लैंडस्लाइड हुआ था, वहाँ पे भी डीएनए आइडेंटिफिकेशन की गई थी, बट दिस नंबर इज क्वाइट ह्यूज एंड इंडिया is right now running one of the biggest DNA matching exercises, and that too in record time. Just to put into perspective for you, again आपको याद होगा 2001 में 9/11 में एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, जहां पे 2000 से भी ज्यादा लाइव्स लॉस हुई थी। इस एक्सरसाइज में काफी समय लग गया था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, अगेन आई एम नॉट कंपेयरिंग द टेक्नोलॉजी which was 2 decades back, not now, but still it took a lot of time, it took years together. ये 2022 का एक पेपर है, victim identification following mass fatality events, it continued even after 20 years. इनफैक्ट 2006 में यूएस की एक रिपोर्ट आई थी, लेसन्स लर्न फ्रॉम 9/11 डीएनए आइडेंटिफिकेशन, मास फेटेलिटी के इंसिडेंट हो तो किस क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी, इस तरह की एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी। सो इट टेक्स ईयर्स टुगेदर एंड इन इंडिया इट इज राइट नाउ हैपनिंग इन रिकॉर्ड टाइम। सो समय लगता है, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू, क्योंकि एक जब सैंपल आता है, व्हेन वन सैंपल कम्स, इट नॉर्मली टेक्स 24 आवर्स टू 72 आवर्स, नॉर्मली 48 आवर्स एवरेज आप पकड़ सकते हो, क्योंकि सैंपल एक्सट्रैक्शन में कुछ घंटे लग जाते हैं, सैंपल प्यूरिफिकेशन में कुछ घंटे लग जाते हैं, और उसके बाद एनालिसिस होता है, एनालिसिस के बाद रिजल्ट आना है, तो 48 आवर्स टू 72 आवर्स लग जाता है फॉर ईच सैंपल। और यहाँ पे एक विक्टिम का सैंपल होगा, और अभी जैसे प्लेन क्रैश के विक्टिम का एक सैंपल है, उनके रिलेटिव्स का एक सैंपल है, दोनों को मैच करना है, तो मल्टीपल सैंपल्स होंगे, मल्टीपल एनालिसिस करनी होती है, दैट इज वाई देयर इज delay. I hope this answers your questions and I hope you have gained clarity about DNA fingerprinting. अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, then you can always reach out to me on this particular number, or you can also follow me on my social media handle @RahulSai222. Thank you for watching this video. Jai Hind.